चलो ठीक है, मेरा क्लास शुरू हो गया। ठीक है, जाओ अच्छे से पढ़ना। थैंक यू। सुनना अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, रखते हैं। बात करते रहते हो, पता भी नहीं चलता कहाँ बात कर रहे हो। चले बच्चे स्टार्ट करें। मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? यस सर। हेलो। यस सर, क्लियर है। कहाँ तक हो गया था? सर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी टेबल बनवाया था आपने। किसका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का या वीक लिगेंड का? स्ट्रॉन्ग। ऑक्टाहेड्रल का बनवाया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए शायद बनवाया था। पहला एक ही बनाया था टेबल या दो बनाया था? एक ही टेबल बना था सर। हाँ, तो अभी सेम पैटर्न पे दूसरी टेबल, पहले उसके लेकिन हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर वीक लिगेंड। यहाँ आपको जैसे dx लिखवाया था, यहाँ T2G था, Eg था, -0.4 A प्लस 0.6 B प्लस MP लिखवाया होगा। फॉर्मूला वही रहता है, D1 ये अनम्यूट कौन है बच्चे?
सर इसमें हेडिंग क्या आएगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग फॉर वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग के लिए पहले बनाया था वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा 1 2 3 तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वीक लिगेंड है तो हर्ट्ज रूल फॉलो हो जाएगा बच्चों। यहां इसमें पेयरिंग D6 से होगी। सर एक मिनट ये कुछ गड़बड़ हुआ है। पिक्चर ये गड़बड़ हुआ है। एक मिनट में इसे रब कर देता हूँ। हाई क्वालिटी में 0.6 into 2 होगा। आज मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, देखा था? यस सर। सर जी सर आपने पिछली क्लास में कुछ और लिखवाया था। पिछली क्लास में क्या लिखवाया था?
टेबल कुछ अलग तरीके से था सर। बेटे तू मेरी बात समझ नहीं पाया फिर। स्ट्रॉन्ग के लिए लिखवाया था ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए था बेटे, ये वीक लिगेंड के लिए है। दो लिगेंड के लिए मैंने ऊपर देख डायग्राम बनवाया होगा तेरे को, एक में जिसमें हंट समझ आ गया या नहीं आया? यस सर, अभी कनेक्ट किया था सर, इसलिए समझ रहा। अभी अभी कनेक्ट किया तो लिखेगा कितनी देर? एमपी नंबर ऑफ पेयर्स था ना सर? हाँ जी बेटे, एम नंबर ऑफ पेयर था, पी तो पेयरिंग एनर्जी थी। एम जो था वो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स था। नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब जरा दोनों को एक साथ कंपेयर करना है बेटे। इससे पहले वाला जो पिछले लेक्चर में बनाया था, फर्स्ट थ्री देखो सेम है कि नहीं है? दोनों में देखो सेम है। लास्ट के देखो कौन कौन से सेम है? 9 10 सेम है? यस सर सेम है। नहीं बेटे, मुझे लगता है 8 भी सेम होगा। 8 भी सेम होगा, जरा देखना ध्यान से। इन तीन 9 10 सेम है। नहीं, 8th वाले का भी देखना। 8 भी सेम है। तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3, इन दोनों में तो लिगेंड हो चाहे कुछ भी हो सेम ही रहेगा। सिर्फ D4 से लेकर के D7 तक, जरा D4 से लेके D7 तक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे बताना बच्चों, इसमें कितने आए हैं अनपेयर्ड? तो D4 में 4 है, D5 में 5। टोटल बच्चे, टोटल 13 क्या? हैं? सबके टोटल सर D4 से लेके D7 तक में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 16 16 है सर। अब जरा जो पिछले लेक्चर में बनाया था D4 से D7, उसमें जरा अनपेयर्ड निकालना, इसी D4 से D7 तक। 4 उसमें 4 है सर। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, यस सर। इसीलिए इसको कहते थे बच्चे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और उस वाले को क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिखवाया था ना पीछे, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सर हाई स्पिन और लो स्पिन क्या सिग्निफाई कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। वो
मतलब सिंपली आप ये समझ लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई स्पिन। ये किसके लिए था? वीक के लिए। हाँ, वीक के लिए। वो भी था, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये भी था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए था बच्चों। ठीक है, अब बात आएगी टेट्राहेड्रल के लिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं करना होता, इसको रिवर्स कर देना होता है। रिवर्स क्यों करते हैं? ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये मेटल है, लिगेंड यहां से आता है। अब जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की तरफ, वो ध्यान से अगर देखोगे तो बिटवीन एक्सिस आ रहा है। वो एक्सिस ये था, अलोंग द एक्सिस आता था तो रिपल्सन किसमें होता था? dx² y² और dz² में। अब अगर बिटवीन एक्सिस आएगा तो रिपल्सन किसमें हो जाएगा? dxy ZX इसमें ज्यादा 3 में ऐसा। सर एक बार स्क्रॉल कर दो थोड़ा, 1 सेकंड के लिए। हो गया सर, थैंक यू। हो गया सर। एनर्जी गैप फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। नोट हो गया बच्चों? इन दोनों को Eg कहते थे ना, और इन तीनों को T2G, ट्रिपली डिजेनरेट एंड इवेनली डिजेनरेट।
नोट हो गया बच्चों? क्या? ये डेल्टा टी और डेल्टा ओ सर डेल्टा टी ये रिलेशन है एनर्जी गैप फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रिलेशन है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? टेट्राहेड्रल का गैप ज्यादा है या ऑक्टाहेड्रल का गैप ज्यादा होगा बच्चे? ऑक्टा का तो आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जो टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप है वो हमेशा लेस होगा ऑक्टाहेड्रल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे। मतलब ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गैप हमेशा टेट्राहेड्रल का कम होगा बेटे। इसीलिए टेट्राहेड्रल में हमेशा हंट्स रूल फॉलो होगा, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो लिगेंड वीक हो, दोनों कंडीशन में इसमें हंट्स रूल फॉलो होगा बच्चे। मतलब वीक लिगेंड की तरह से ही ट्रीट होगा ये। टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था बच्चों? sp3। अब इसके लिए फिर से वही कॉलम बनाओ। ये कॉलम बनाना थोड़ा बोरिंग होता है नहीं, बट क्वेश्चन यहीं से है। इस बार पहले कॉलम में इजी रहेगा बच्चों। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी डी में 1, डी में 2, डी में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस बार क्रिस्टल फील्ड का फॉर्मूला -0.6 x कर देता हूं प्लस 0.4 y, जिससे उससे थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए बच्चों। MP टेट्राहेड्रल में हंट्स रूल फॉलो होगा तो D1 यहां जाएगा, तो हो जाएगा -0.6 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -0.6 D2 -6 × 2 -1.2। थर्ड में क्या हो जाएगा? हंट रूल है तो सीधा चला गया। into 2 plus 0.4 into 1, तो ये हो गया -0.8 आ गया।
0। ऐसे उन दोनों में भी करना था बट हमने नहीं किया था। पेयरिंग स्टार्ट D6 से हुई है। ये आ गया -0.6 प्लस 1p आ गया। हो गया बच्चों? अरे बोलोगे? हो गया सर। बोलते तो हो नहीं, कैसे पता चलेगा हो गया मुझे? हाँ, ये बिल्कुल वीक लिगेंड की तरह से है ऑक्टाहेड्रल। बस ये है कि भाई ईजी में पहले जाएगा, T2G में बाद में। देखो समझ भी आया कि बस खाली लिख ही लिया। हाँ चलो अच्छा, कोई बात नहीं, लिख लिया। इतना बड़ा ये डायग्राम है। सर ये क्या है? 3p 5p 4p? नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स आप देखो जरा, जिसमें 4 लिखा होगा उसमें 4 ऑर्बिटल पेयर्ड होंगे बच्चे। अच्छा ठीक है।
ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था। ये पढ़ा था ना? ये तो हो गया टेट्राहेड्रल, और ये किसके लिए आएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो हेन डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। सर बस यस सर। चलो, थैंक यू सर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बस वही गोला गोला बनाओ। ये EG है, ये T2G है। ये एनर्जी गैप फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो होती है वो dxy और dzx, उससे ज़्यादा होती है dz स्क्वायर, और उससे ज़्यादा है dxy, और उससे ज़्यादा है dx स्क्वायर। बन गया बच्चों? आपको इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइडेड है। क्या बेटे? सबसे पहले डिवाइडेड है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चे। सर एनर्जी ऑर्डर में सबसे पहले डिवाइडेड लिखा हुआ है ना, XY लिखा है। ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि XY तो यहाँ है। XY की आदत पड़ी हुई है।
इसमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, इसमें आपको जो एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग सिलेबस में नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इसका सिर्फ आपको ऑर्डर याद रखना है कि ये वाला ऑर्डर क्या होगा। नोट कर लिया? यस सर। अब यहां से जरा देखना, स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो जरा समझना, ज्यादा कुछ तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये मेटल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये लिगेंड 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 लिगेंड, ये प्लस होता है। ये मान लो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था। अब ये तो था ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम आपको पता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। बट अगर आपको बनाया जाए स्क्वायर प्लेनर, जो कि अभी हमने ऊपर बनाया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर का शेप ये होगा, यही तो होगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर बनाते हो तो आप देखो इसी का स्क्वायर बना देना है, यहाँ पाई पिरामिडल हटा देना, मतलब ये वाले लिगेंड और ये वाले लिगेंड रिमूव कर देने हैं, मतलब जेड एक्सिस के लिगेंड रिमूव कर देने हैं। इसीलिए जरा ध्यान दो तो डी जेड स्क्वायर थोड़ा नीचे आ गया होगा। जब ईजी का भी स्प्लिटिंग हुआ तो जरा देखो डी जेड स्क्वायर नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डी जेड स्क्वायर के अलोंग कोई लिगेंड नहीं था बच्चे, ठीक है। और आप देख रहे होगे ऊपर कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर चला गया। वो क्यों चला गया बच्चे? क्योंकि ये लिगेंड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आ रहा था, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस थी, और वही एक ऑर्बिटल था डी का, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस आई थी, और ये चारों लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, वो भी सिर्फ एक्स वाई। इसीलिए आप इसमें देख रहे होगे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। और डी जेड स्क्वायर की कम हो गई थोड़ी सी। वो कम क्यों हो गई? वो थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग गया आपको? यस सर। क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सिस था और वहां कोई लिगेंड रह नहीं गया। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करो कि एनर्जी गैप फॉर स्क्वायर प्लेनर इज 1.3 टाइम्स एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब बात ये आई कि इन तीनों में किसकी एनर्जी गैप ज्यादा हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए, और उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए। तो जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी गैप। या इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको तो स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, फिर ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, फिर टेट्राहेड्रल। सर एक बार दोबारा बता दो, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अच्छा, तो इसमें क्या बताऊं? ये तो डाटाबेस है बेटा, इसमें तो कुछ बताया नहीं मैंने। स्क्वायर प्लेनर ऊपर वाला बता दो। ऊपर वाला ये था बेटे। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बनाऊं तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल।
स्क्वायर बाइपिरामिडल पे लिगेंड कहाँ कहाँ आता है बच्चे? एक्स एक्सिस पे भी आता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों के अलोंग आता था, अलोंग आता था, अलोंग आता था। इसीलिए आपने बताया था कि सर ईजी में सबसे ज्यादा रिपल्सन है और T2G में कम रिपल्सन है। ये आपने ऑक्टाहेड्रल के लिए किया था ना, यहां तक, ये वाली स्प्लिट देखो, ये वाली स्प्लिट तक तो आप जान गए ना कि ये कम क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस है। लेकिन जब ये भी स्प्लिट हुए स्क्वायर प्लेनर में, तो आपको ये दिख रहा होगा कि यार dz स्क्वायर थोड़ा नीचे आ गया है, एनर्जी उसकी कम हुई है और dx स्क्वायर y स्क्वायर की ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। वो क्यों हुई है? सर कुछ स्टैंड पे इन दोनों की एनर्जी सेम भी हुई थी क्या, एक्स वाई और जेड स्क्वायर की? नहीं, वो तो जहां क्रॉसओवर हो रहा है वहां सेम हो रहा है, लेकिन वो तो कोई वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। हाँ, अब जरा देखना, ये ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल में से अगर ये दोनों लिगेंड में हटा दूं तभी तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, इसीलिए dz स्क्वायर में एनर्जी देखना थोड़ा डाउन हो गया होगा, क्योंकि रिपल्सन मिनिमाइज हो गया होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में आ नहीं रहा था। अब बात आती है कि वो जो स्क्वायर प्लेनर के लिए स्प्लिट किए हो उसमें मैक्सिमम एनर्जी dx स्क्वायर y स्क्वायर की है, वो क्यों है? क्योंकि अब ये चार लिगेंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आ रहे हैं बच्चों अलोंग द एक्सिस, और वो भी अलोंग द एक्सिस का मतलब x और y एक्सिस पे। और dz स्क्वायर का ऑर्बिटल कैसा होता है? यही तो होता है, सॉरी dx स्क्वायर y स्क्वायर का, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है मैक्सिमम? अलोंग द एक्सिस। इसीलिए इसमें रिपल्सन सबसे ज्यादा हुआ है स्क्वायर प्लेनर में, और इसी वजह से वो एनर्जी में देखो सबसे टॉप पे पहुंच गया है। समझ में आ गई बात बच्चों? थोड़ा सा तो ये स्क्वायर प्लेनर का बाकी तो डाटाबेस है, लेकिन एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि अगर वो दोनों लिगेंड वहां से रिमूव हुए होंगे तो फिर मामला क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था बच्चों कि स्क्वायर प्लेनर का एनर्जी गैप 1.3 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप के। तो अगर इन तीनों का ऑर्डर में लगाऊं, जैसा कि हमने रिलेशन पीछे किया, तो उसमें मैक्सिमम इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप स्क्वायर प्लेनर का, उससे कम ऑक्टाहेड्रल और सबसे कम टेट्राहेड्रल का आएगा। और रही बात ये कम पूछेगा, ये स्टेबिलिटी ज्यादा पूछेगा, तो स्टेबिलिटी स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल की, और फिर टेट्राहेड्रल की होती है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर है। अब जरा देखो, ये तो मैंने वो बता दिया। अब अगर कोई ग्रुप हो, जैसे 3D ग्रुप, 4D ग्रुप, वो था ना सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, तो ग्रुप में अगर अप टू डाउन मूव करोगे तो एक्सपेरिमेंटली डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करती है बच्चों। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स में 3D आ रहा हो, दूसरे कॉम्प्लेक्स में 4D आ रहा हो, तीसरे कॉम्प्लेक्स में 5D आ रहा हो सेंट्रल मेटल पे, तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 5D की होगी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो ये डायरेक्ट लिख हो गया। सर ऐसा कितना डाटा है इस चैप्टर में? नहीं बस डर गया। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर डेल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिगेंड पे। मतलब डेल्टा नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए मोर होगा और वीक लिगेंड के लिए लेस होगा। मतलब उस पर भी डिपेंड करता है, जिसका लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आपको ऑर्डर लिखवाया गया होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ओ सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इसमें एक ऑर्डर लिखवाया होगा कि नहीं लिखवाया?
सर लिखा है। लिखवा दिया सर। लिखवाया है सर। ठीक है, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम जिसकी वैल्यू थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें एनर्जी गैप उतना ज्यादा आएगा बच्चों। बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। अच्छा चलो, आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं तो दो चार क्वेश्चंस कर लें। यस सर। उसमें से देख लोगे मोबाइल में से क्वेश्चन आप लोग? यस सर। ठीक है, देख लोगे तो अच्छी बात है। मेरे पास भी नया वाला पैकेज नहीं बेटे, मैं तो पिछले साल वाले पैकेज से आपको भेजा हूं। आंसर भी आपको भेजा हुआ है बच्चों। उसमें मैंने सेक्शन बी और सी भेजा हुआ है, जहां ए भेजा नहीं है मैंने, तो मैं उसी के क्वेश्चन करवाऊंगा। जरा देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 24, प्रीवियस ईयर AIPMT मेंस 2012 में आया हुआ है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन एन ऑक्टाहेड्रल। मिल गया क्वेश्चन बच्चों? सर पेज नंबर? पेज नंबर 109 है। ओके पेज नंबर 109 होगा, बिल्कुल टॉप पे राइट साइड, 24 नंबर क्वेश्चन। मिल गया बच्चों? यस सर। यस सर। मुझे आंसर बताओ उसका। नंबर 2 सर। लो स्पिन D6। अरे यार, सिर्फ पेयर से ही निकल जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। कितने ऑप्शन 2 MP? सेकेंड। ऑप्शन 2। सेकेंड आ जाएगा, समझ गए? अच्छा 25 भी देख लोगे साथ साथ? उस समय पैकेज नहीं था तो अब कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखवाया होगा। MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते थे? 15। लिखवाया होगा कॉपी में बच्चे। 0। अबे ज्योमेट्रिकल 15। अरे 15 होता है सर। अबे वो 15 होता था ABCDEF टाइप में। 3 उसमें- 3 थे। 3 तो मतलब यार एग्जाम में कोई टोकने आएगा क्या आपको? जरा देखना, ये MABCD टाइप का था ना, देखो कॉपी में साफ साफ लिखवाया गया होगा। MABCD पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नोट करते हो कि नहीं करते हो? इसका मतलब कई लोग नोट ही नहीं करते हो। चलो अच्छा, थर्ड है आंसर, मतलब 3 है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो बच्चों। कौन सा आइसोमर है ये? कॉपी में होगा। आज आप लोग सो रहे हो क्या? या पढ़ने का मन नहीं है, या बोर हो गए हो? कोऑर्डिनेशन सर।
अगर आपने कॉपी आपके पास है तो आप कॉपी में देखोगे तो भी आपको साफ साफ सामने नजर आ जाएगा। मैंने कहा था जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो उसमें कौन सा आइसोमर। आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन कैसे होगा गुड़िया? दोनों ये कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन वाला कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन। हाँ कोऑर्डिनेशन सर। कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इससे मुझे एक चीज तो समझ आई कि आपका तैयार अभी नहीं है ये, है ना? अच्छा ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सिंपल पेज नंबर 110 पे आ जाओ। 110 पे 32 नंबर। भाई ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे? क्वेश्चन नंबर मिल गया 32। फोर्थ ऑप्शन। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 देख लोगे बच्चे? थर्टी फोर। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई अगर पकड़ सके तो बताए मुझे क्या है। कह रहे किसमें आइसोमर ही नहीं बनेंगे। अच्छा पहले बताओ फर्स्ट ऑप्शन में आइसोमर बनेगा कि नहीं और किस टाइप का है ये? हेलो सर बनेगा। ये है MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, तो इसमें बनेगा। MA4B2 में ज्योमेट्रिकल बनता था बच्चों, ऑप्टिकल नहीं बनता था। जरा सेकेंड ऑप्शन आ जाओ, MA2B2। जरा देखो MA2B2 में मैंने बताया है कि नहीं बताया है? MA2B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है? है सर, है सर, है सर। होगा। थर्ड देखो किस टाइप का है? सर। इसमें नहीं है सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल तब होता है, मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो टेट्राहेड्रल में नहीं होता। किसमें होता है? स्क्वायर प्लेनर में। बताया था कि नहीं? नहीं बताया था तो अब लिख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेट्राहेड्रल में नहीं होता। और जो ये निकल वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो ना बच्चे, ये है तो MA2B2 टाइप, लेकिन ये टेट्राहेड्रल हो गया और इस वजह से ज्योमेट्रिकल नहीं बनता है। यस सर, लिखाया है आपने कॉपी में। यस, ये MA3 टाइप का होगा ना सर, ए बाइडेंटिक लिगेंड। चलो 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 दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं बच्चों। पेज नंबर 107 पे आ जाओ। पेज नंबर 107 पे आ जाओ बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 26 107 पे क्वेश्चन नंबर 26 D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी तो फिलहाल कॉपी में होगा, वहां से चीटिंग कर सकते हो आप आराम से। आया क्या? सर पेयरिंग कहाँ दिया हुआ है उसमें? बेटे स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे दिया ना, नहीं समझी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला फोर्थ जो ऑप्शन -1.8 जो मैंने कल बनवाया, 1.8 पिछले लेक्चर में जो बनवाया था, ये वही है। आया क्या? D7 बताऊं मैं? सर आ गया। T2G इजी, D7 ये होगा बेटे, इजी में एक जाएगा तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, ये सॉल्व करो, देखो जो आएगा वो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। आज मैंने वीक वाला करवाया था। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 जरा देख के बताना। ये भी देखो कॉपी में लिखवाया होगा, हाई स्पिन के लिए पेयरिंग एनर्जी और डेल नॉट में क्या रिलेशन होता है? थर्ड है सर। अबे Second. सेकंड थर्ड दो ही ऑप्शन है, दोनों बोल दोगे तो फिर बचा ही क्या? थर्ड सर। हाँ थर्ड है सर। थर्ड जी, जी। उसी से ऊपर जरा 23rd नंबर देखो बच्चे, 23rd नंबर। सेकंड सर। सेकंड सर। सेकंड। आप देख रहे हो ना कितना इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से, तो वो चीज है आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, अब जरा आ जाओ 106 पे 15 नंबर, 106 पेज पे 15 नंबर क्वेश्चन। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम एक ग्रुप के मेंबर है बच्चे, और ग्रुप में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो बस वही आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ जाओगे क्या? यस सर। यस सर। ओके, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। हाँ, इसमें 15 है। 15 आई समझ। 15 है सर। हाँ, आप जरा क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। फोर्थ ऑप्शन सर। हाँ, DSP2 में ऑप्टिकल नहीं होता, मैंने बताया था, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हो उसमें ऑप्टिकल नहीं होता बच्चे, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्लाइस कट जाती है सबकी। पेज नंबर 105 पे 1 नंबर क्वेश्चन।
सर हेक्साक्लोरो प्लैटिनिक एसिड ये भी के कॉपी में लिखवाया होगा, कॉपी में लिखवाया होगा, आप देख सकते हो वहां से। हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक 4 एसिड। लास्ट वाले में भी सब कुछ सेम दिया, लेकिन प्लैटिनम दे दिया था। तो अगर बहुत जल्दी में रहोगे तो गलत कर जाओगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। जरा 107 पे फिर से आ जाओ, 107 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेक्शन सी का है। 107 पे 2, 3, 4। तो थर्ड का तो फर्स्ट है। थर्ड का फर्स्ट? अरे यार स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा बेटे, देख कॉपी में मैंने करवाया होगा निकल CO4 का। इसमें टेट्राहेड्रल आता है। कॉपी में देखो करवाया है कि नहीं करवाया है निकल CO4 का। सॉरी सर, सेकंड टेट्राहेड्रल आएगा। हाँ अच्छा, ये आपने सिर्फ ना लिगेंड देख के बता दिया, स्ट्रांग है तो ये हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था ना बेटे। देखो मैंने 3 करवाया होगा, निकल क्लोराइड, निकल साइनाइड, निकल कार्बोनाइल, ये तीनों का आता है बच्चे। मिला कॉपी में? यस सर। अब अगर कॉपी बनाए ही नहीं होगे तो क्या से मिलेगा? चलो 4th नंबर देखो, म्यू पूछ रहा है। म्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढो। अगर जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो म्यू नहीं बता सकता वो। फर्स्ट। अच्छा पहले बताओ कोबाल्ट +3 में कितने अनपेयर्ड आए? तो 4। हाँ, क्रोमियम +3 में कितने अनपेयर्ड? तो 3। 3। Fe+3 में? सर 5। 5. Fe+3 में 5 आएगा। गुड। Ni+2? तो 2। बहुत अच्छा। इस तरह से अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना? बट अगर वो नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है बच्चों। ओके, पेज नंबर 108 पे आ जाओ। वन 108 पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर पे बेस्ड है। जरा देखो, COCl3 6 अमोनिया, सारे न्यूट्रल को अंदर करना पड़ेगा आपको, तो इसमें सारे क्लोरीन बाहर हो गए, एक बना। दूसरे वाले में देखो तो COCl3 × 5
है, तो न्यूट्रल वाला 5 है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब है 5 अमोनिया इनसाइड और 1 क्लोरीन इनसाइड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखो 4 अमोनिया दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 4। अब इसका मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए 2 क्लोरीन डुअल नेचर में आ जाएंगे। तो बात यह है कि अगर एक्सेस डालोगे इसमें AgNO3 तो जितने बाहर होंगे वो प्रेसिपिटेट होंगे बेटे। 3, 2, 1। अच्छा, ये मैं कर कैसे रहा हूं? कोबाल्ट +3 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखवाया गया बच्चे? यस सर। तो आपको 6 लिगेंड बनाना ही बनाना है। अब अगर अमोनिया दिया है तो वो सारे के सारे अंदर, तो अब क्लोरीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां अमोनिया 5 ही दिया है, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये और 1 क्लोरीन से बनाएगा। तो इस तरीके से आप कंपाउंड बनाओगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। सेम पैटर्न पे उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उसी पेज पे 16 नंबर क्वेश्चन। कोबाल्ट +3 क्लोराइड फॉर्म द सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड। बताओ कौन ऐसा है जो टेस्ट नहीं देगा क्लोराइड? सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड 101% बेटे, सेकंड, क्योंकि सारे के सारे तो इनसाइड आ जाएंगे। समझ आया क्या? इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों। अच्छा, 110 पे आ जाओ। पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 29। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपका टाइम खा जाएगा, क्योंकि आपको VBT अगर नहीं आएगा तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बता सकते बच्चों। पहले में मुझे बताओ पेयरिंग होगी या नहीं होगी? +3 है, तो 2 यहां से 1 यहां से लॉस करो। ये आएगा। लिगेंड स्ट्रांग है बच्चों तो पेयरिंग हो जाएगी। तो कोई भी अनपेयर्ड बचा ही नहीं। अब जरा मुझे जिंक में बताओगे कितना होता है? 4s2 तो लॉस हो जाएगा, +2 है। इसमें तो अनपेयर्ड का कोई चांस ही नहीं है बच्चे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, मतलब 3d2 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 2 यहां से लॉस करो, 1 यहां से, तो कितने अनपेयर्ड आ गए? 1। 1 है। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड आ जाएंगे? आंसर क्या हो गया? क्रोमियम हो जाएगा सर। क्रोमियम वाला। हाँ, मतलब आप देख रहे हो ना कितना फास्ट आपको करना पड़ेगा। सीधा कॉन्फ़िगरेशन पहुंचे, लिगेंड माइंड में है, हालांकि लिगेंड सारे स्ट्रांग हैं, बट क्रोमियम वाले में पेयरिंग नहीं होगी बेटे, ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल मैंने क्लास में करवाया हुआ है। अच्छा, इसमें अब यहीं पे समझा देता हूं, क्रोमियम में पेयरिंग क्यों नहीं होगी बेटे? लिगेंड तो स्ट्रांग है। इसको स्प्लिट करो CFT के अकॉर्डिंग। VBT फेल हो गया था बच्चे, CFT के अकॉर्डिंग स्प्लिट करोगे तो ये आएगा। फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉनों में लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पीछे भी लिखवाया है। चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, मैंने कहा था ना फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ सेम रहता है।
मेरी बात समझ आई कि क्रोमियम में पेयरिंग क्यों नहीं होगी बच्चों? यस सर। ओके, बाकी इसी तरह से और भी हैं। तो 32 नंबर देख लो, 32 उसी पेज पे। सर 1.6। अच्छा, हाई स्पिन पूछा है, D4। हाई स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाई स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर इसकी मीनिंग नहीं जानोगे तो भी फंस जाओगे आप। ओ सॉरी बच्चे, हाई स्पिन है, इसका मतलब वीक लिगेंड है। सॉरी, हाई स्पिन का मतलब वीक लिगेंड। जरा कॉपी में देखो, मैंने लिखवाया होगा। लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, हाई स्पिन का मतलब वीक होता है। आज भी बताया था क्यों हाई स्पिन कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16 आया था D4 से D7 तक में। कुछ हजम हो भी रहा है ये क्वेश्चन, या बैठे ही हो? नहीं तो मैं आगे ही पढ़ा दूं। हो रहा है सर हजम। अच्छा, हो रहा है सर। गुड गुड। हाँ हो रहा है, तभी लोग रुके हुए हैं, नहीं तो अब तक ना लीव कर गए होते। इंडिकेशन यहीं से मिल जाता है। सर थोड़ा थोड़ा ऊपर खाली हो रहा है। लेकिन देखो, कुछ भी कॉपी से बाहर नहीं अभी तक मिला है। जब अभी तो आप चैप्टर पढ़े नहीं हो ना बेटे, अभी तो रिवाइज किए नहीं हो, तो जब Yes, sir. रिवाइज करोगे तब बन जाएगा ये। अभी तो सर आपको काफी सारा क्या पढ़ा दूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ काफी सारा तो हजम हो रहा, बाकी हाजमोला भी बड़ी है। नहीं बेटे, चैप्टर बहुत अच्छा है ये, और बहुत देखो समझने वाली चीजें हैं, ये ऐसे नहीं है। अच्छा, 32 हो जाएगा क्योंकि कॉपी में है ही है। एक यस सर। अभी तो आपके सामने वो कॉपी है, आप देख के बता सकते हो। एग्जाम में वो नहीं रहेगा। आप सोचो, आपने 10 तो बनाए स्ट्रॉन्ग के ऑक्टा, 10 बनाए हैं वीक ऑक्टा, 10 बनाए हो टेट्रा, समझ गए? तो 30 में से कोई एक आएगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, करोगे। तो वैसे 39 नंबर भी है, लेकिन उसको घर पे ट्राई करना, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको अभी। सर 32 का फोर्थ है। 32 का फोर्थ है। यस तो सर। ये आप लोगों ने पहले क्या बताया था मुझे? मेरे यस ध्यान सर, में नहीं, मतलब सही आ रहा है या कुछ गड़बड़ आ रहा है? फोर्थ। मैं समझाऊं? नहीं सर, सही आ रहा नहीं है। सर, फोर्थ ही आ रहा है। हाँ ठीक है। सर वीक वाला है ना सर? हाँ जी हाँ जी, वीक वाला है, D4 वीक वाला देखना कॉपी में। सर फोर्थ ही आना चाहिए। आंसर देख लो, आंसर तो है आपको, मैंने सेंड किया हुआ इसलिए आंसर। सेक्शन सी का 32 देख लो आंसर बच्चे। चलो, अच्छा 111 पे क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। 111 पे 42।
सा आइसोमर दे सकता ये बंदा? अच्छा पहले बताओ लिंकेज देगा या नहीं देगा? लिंकेज कौन से आइसोमर देते थे, मतलब कौन से लिगेंड देते थे लिंकेज? एम्पीडेंट लिगेंड। एम्फी तो देखो पता करो एम्फीडेंट एम्पीडेंट है या नहीं है लिगेंड? नो सर। अरे है बेटे, सर NO2 है सर NO2 NO2 सर। NO2 लेकिन एम्पीडेंट लिगेंड नहीं लिखवाया था ना मैंने? सर लिखवाया था CN नेगेटिव NO2 नेगेटिव SCN नेगेटिव। ठीक है तो पहला लिंकेज हो गया। अब बताओ आयोनाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या आयनों का एक्सचेंज पॉसिबल है इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेट स्फीयर? यस सर। यस सर है। एक Yes, क्लोरीन sir, है। अंदर कर दो, एक क्लोरीन अंदर कर दो, एक NO2 बाहर कर दो, हो जाएगा ना? आप जरा देखो इसमें ऑप्टिकल पॉसिबल है क्या? किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? टाइप ढूंढो, टाइप किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब कॉपी में देखो MA4B2 टाइप का ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं करेगा? नो सर नहीं करेगा। नो ऑप्टिकल आइसोमर। सिमेट्रिकल होगा इसमें। नो सर सिमेट्रिकल होगा सर। हाँ मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है। अच्छा sir. ये एग्जाम्पल मत देखना बेटे, सबसे पहले माइंड में ये लेके आना कि कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एग्जाम्पल तो हजारों होंगे, कितना एग्जाम्पल याद करोगे? क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट हैं, इस वजह से टाइप्स का आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये MA4B2 टाइप का और ये ऑप्टिकल नहीं देता। ज्योमेट्रिकल देगा ये? MA4 ज्योमेट्रिकल देता था ना सिस ट्रांस? यस सर। यस सर। तो यहां से आइडिया लग रहा है कि ये सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए इसका, है ना? लिंकेज, आयोनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल, तो यहां से हो जाएगा। चलो अच्छा और दिमाग लगाओ जरा 43 को बताओ, CFT का यूज है इसमें 43 में, का IQ का यूज करो सभी लोग और बताओ कौन सा आंसर आना चाहिए। एक लेक्चर के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। और ऑर्गेनिक में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा आपकी, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना। हाँ बन गया बच्चों। देखो 43 पे क्या आएगा, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करो और सी क्रोमियम पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये बताओ। अच्छा ये सामने तो बना हुआ है, यही तो है। यस सर 3 आएंगे यस सर। सर। तो थर्ड ऑप्शन है। हाँ थर्ड ऑप्शन है, मतलब जी हाँ DXY YZ ये इन तीनों में जाएगा, बस नीचे वाले में जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तब तक आप एक दो क्वेश्चन और करो। हाँ 49 नंबर देखोगे उसी पेज पे, फोर्टी नाइन।
सर फोर्थ। मैक्सिमम किस में आ रहा है? सर फोर्थ। फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन सा बना डाला? अच्छा, एक तो लिंकेज हो गया, दो तो वो बन गए, है ना, दो ज्योमेट्रिकल हो गए, ऑप्टिकल तो होगा नहीं, तो कितने बने बच्चों? 4। ठीक, पहले वाले में क्या है? पहले वाले में लिंकेज नहीं बनेगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, लिंकेज उसमें ज्यादा हो रहा है ना, लिंकेज की वजह से ज्यादा हो रहा है उसमें। चलो ठीक है, होपफुली आप इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, 113 है, देखो पैकेज में वो भेजा हुआ है मैंने 113। नो सर। 113 पेज नंबर नहीं सेंड किया हुआ है, भेजा हुआ है सर। है कि है। भेजा है सर, उस पे assertion reason है ना। हाँ 61। अबे सर रीजन नहीं करना आप, 61 करो, 61 कॉपी में है 61। वन पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, जब कॉपी में है तो? सेकंड ऑप्शन। सेकंड है सर। ये तीनों एग्जाम्पल कॉपी में होगा बच्चे? नहीं है, तीनों करवाया हुआ है, फटाफट देख के बता दो। आया क्या 61? यस सर, सेकंड ऑप्शन। 112 पे 58 नंबर, 112 पे 58 नंबर। आप लोग का दिमाग का मैंने सही कर डाला। सर सही है, ऑर्गेनिक से पहले थोड़ा हो जाएगा तो ऑर्गेनिक आराम से हो जाएगी। अबे ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है बच्चे। सर 11th हमें याद है। गुड सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। A5 वाला। सर फोर्थ। ठीक, चलो अच्छा, अब आगे चलते हैं और दिमाग का दही करते हैं। एक जरा पेज मैंने उसमें थ्योरेटिकल भेजा होगा बच्चों, जिसमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा। डी ब्लॉक है क्या बच्चों आप लोगों के पास? डी ब्लॉक का पैकेज? यस सर। हाँ, डी ब्लॉक के पैकेज में सेक्शन सी में देखना, 2-3 साल पहले जॉन टेलर इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आया था। उस पैकेज को खोल के उस क्वेश्चन को देख। एक मिनट सर, आराम से आप पेपर बुक ढूंढ लो। ले आ। उसमें मेरी पुरानी बुक है, उसमें 4th नंबर क्वेश्चन है, आपकी नई है तो शायद उसमें 6 नंबर के आसपास होगा। कौन सी ईयर में आया था? डीएफ ब्लॉक में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर होगा, जॉन टेलर इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ। जॉन टेलर। हाँ, जॉन टेलर इफेक्ट। नाम से दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक नाम है ये। भाई साहब जब आया था ना, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, हमने कभी 25 साल में नहीं पढ़ाया था इसको।
और सारे बच्चों का गलत हो गया, एक तरफ से गलत हो गया था। कुछ भी दे देते सर क्या? क्या सोते जागते लिखते हैं क्या ये लोग पेपर? नहीं नहीं, आप जरा उस क्वेश्चन को देखो ना, नीट फेज 2 है, मतलब वो पेपर आउट हो गया था तो दोबारा पेपर हुआ। जब भी दोबारा पेपर होता है ना बेटे, जल्दी जल्दी में कोई भी सेट उठा के दे देते हैं। अच्छा हाँ, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे और दोनों ही आउट ऑफ सिलेबस एमएससी की चीज उठ के आ गई थी, जो कि किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया था। मिला क्या क्वेश्चन? सर मिल ही नहीं रहा फिलहाल तो। अरे यार, डी ब्लॉक ओपन किया है? हाँ डी ब्लॉक है सर, नीट फेज 2 2016 पे भी पहुंच चुका हूँ मैं तो। हाँ तो सेक्शन सी का बेटे 6-7 नंबर होगा क्वेश्चन आपका। हटा तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हटा दिया हो क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था। देख तो नहीं रहा सर अभी तक। नहीं है सर, हमारे में तो नहीं है सर। आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। अरे नहीं, सेक्शन सी है सेक्शन बी। अगर सिलेबस से हटा दिया होगा ना तो फिर उसको बताने का कोई फायदा नहीं है ना बेटे, और दिमाग का दही क्यों करना आपके। हाँ मेरे पास मिल गया, नया वाला पैकेज मिल गया मुझे भी। नहीं भी तो है। अबे यार इसमें तो कहीं नहीं है सर। हाँ रिमूव कर दिया, बहुत अच्छा किया। वो आउट ऑफ सिलेबस था ना बेटे, इस वजह से रिमूव कर दिया गया है। तो ये फैक्ट पढ़ना है सर हमको? नहीं पढ़ना है? अच्छा वो पैराग्राफ मैंने भेजा होगा, उसको जरा पढ़ो, एक बार देख तो लेंगे ही। एक पैराग्राफ मैंने भेजा होगा ना थ्योरेटिकल जॉन टेलर इफेक्ट का, उसको पढ़ो। समझ नहीं आएगा, समझने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। देखो वहां लिखा होगा D0 D10 विद एनी लिगेंड। विद एनी लिगेंड का मतलब आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो। D6 with strong ligand, D5 D8 with weak ligand, ये जो थे नो जॉन टेलर इफेक्ट। नो जॉन टेलर इफेक्ट। इसका मतलब जॉन टेलर मिलेगा किसमें किसमें? D4 with weak ligand, D7 with a strong ligand, सर ये स्टेटमेंट पढ़ी, ये तो कुछ ये कह रहा है कि अगर हमने अनसिमेट्रिकली वगैरह भर दिए तो वो कोई उल्टी सीधी शेप पकड़ लेगा, और अगर हमने उसको सिमेट्रिकली भरा तो उसमें एक रेगुलर एक्टोहेड्रन की शेप आ जाएगी। जी हाँ बेटे, ये वही है, बिल्कुल वही है, रेगुलरिटी ऑफ शेप ही है।
उस पैराग्राफ को पढ़ लिया? यस सर। देखो मैंने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है आपको, ग्रुप पे डाल दिया है। अरे कौन है अनम्यूट हो गया? हाँ ग्रुप पे भेजा हुआ, जरा देखना। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D8 D8 है ना। तो ये तो चलो इस तरह से है, लेकिन ये है कि जब आया था तो बहुत इसने परेशान किया था बच्चों को। सर ये होता क्या है? हाँ मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूं। आप उस पैराग्राफ में आ जाओ, जरा पैराग्राफ खोलो जो आपको मैंने सेंड किया हुआ है जॉन टेलर का। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। पहले तो इस पर आप नजर रखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये dx² वाला एक ऑर्बिटल था, है ना, dx² ये, और एक ऑर्बिटल होता है जो कि होता है dz², ये वाला ऑक्टाहेड्रल में ही dz²। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये स्प्लिट हुआ था, dx² y² dz², dxy dyz dzx, ये है। तो आप देखो कह रहा है कि अगर इस d में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, लाइक d0, तो ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये। अगर सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो लाइक d10, तो भी ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके शेप में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप ही रहेगा बच्चे। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर D6 हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड हो गए तीनों में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में सारे पेयर्ड हो जाएंगे, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया है, और स्टेबल हो गया इट मींस ये भी सिमेट्रिकल है। ओके, क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या माने जाते हैं? स्टेबल माने जाते हैं ना। तो अगर D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये स्टेबल होगा, अगर D6 वीक लिगेंड होगा तब क्या होगा? तब जरा देखो, वीक लिगेंड में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब ये स्टेबल नहीं है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है, इसका मतलब ये इसका शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और या तो डिस्टर्ब होके उसका शेप कुछ भी बन सकता है। अब इसके बाद देखो D5 में भी कह रहा है कि ये जॉन टेलर नहीं शो करेगा, लेकिन किसके लिए? वीक लिगेंड के लिए। वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा? अगर वीक लिगेंड में मानूं तो सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगे बच्चे, और हाफ फील्ड आपने पढ़ा था ना कि हाफ फील्ड और फील्ड स्टेबल होते हैं, तो ये भी स्टेबल की कैटेगरी में आ गया, लेकिन ये वीक के लिए ही होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अगर D5 स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और इस कंडीशन में ये ना तो फुली फील्ड हुआ ना तो हाफ फील्ड हुआ, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये जॉन टेलर इफेक्ट शो कर देगा।
अब बात आती है D8, हाँ D8 की बात कर रहा है। D8 है वीक लिगेंड, जरा ध्यान देना। D8 वीक लिगेंड मतलब यही होगा, तो इसमें ये वाला पोर्शन फुली फिल्ड हो गया इसलिए स्टेबल हो गया, ये वाला पोर्शन हाफ फिल्ड हो गया इसलिए स्टेबल हो गया। तो ये जॉन टेलर इफेक्ट नहीं शो करते हैं। अब उस पैराग्राफ में जरा नीचे आओ, कह रहा है इफ द d इलेक्ट्रॉन आर asymmetrical अरेंज, ठीक है, they will repel some ligand in complex more than other, then structure is distorted because some ligand are prevented from approaching metal closely. अब खैर यहां से तो पॉइंट आप वही वाले पॉइंट्स है जो आपको पीछे लिखे हुए हैं, उससे नीचे जरा आ जाओ, बिल्कुल जहां लिखा इफ dz स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन वन मोर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये है, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, dz स्क्वायर हो सकता है। अब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो करेगा क्या बच्चों, किसमें ज्यादा रिपल्सन देगा पहले ये बताओ। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझना, ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी बच्चे, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, लेकिन अगर गलती से भी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन गया और dz स्क्वायर में नहीं गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में गया, मतलब अलोंग द x एक्सिस और अलोंग द y एक्सिस में रिपल्सन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है ना, ये बच्चों अब इर्रेगुलर हो जाएगा। इर्रेगुलर होगा तो होगा क्या, ये जो स्क्वायर वाले लेंथ थी वो बढ़ जाएगी, ये स्क्वायर वाली लेंथ बढ़ गई, तो ये वाली लेंथ अभी छोटी रह गई। एक्चुअली भी छोटी नहीं रही, ये x और ये y हो गई। यहां पे जो y की लेंथ होगी वो x से छोटी हो जाएगी। बात ये है कि यही चार बॉन्ड क्यों थोड़ा एक्सटेंड हो गए जरूरत से ज्यादा, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन आ गया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में, और इसीलिए ये ऑर्बिटल थोड़ा ज्यादा रिपेल हो जाएगा, एलोंगेटेड। तो इसका शेप जो है यहां पे देखो, बिल्कुल बॉटम पे लिखा हुआ, इफ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देन elongation will occurs along the x and y axis. It means compression observe along z axis. तो वो ऑक्टाहेड्रल ना रह के अब देखो हो गया टेट्रागोनल। आधार कार्ड में फोटो देखे हो अपनी? यस सर। यस सर। यस सर। उसका शेप कुछ इसी से मिलता जुलता है। जैसी पोज आपको नॉर्मली मिल जाती है ना फोटो में, आधार कार्ड में ऐसा लगता है किसी ने गर्दन आपकी दबा दी है किसी ने ऊपर से, ऐसी फोटो हो जाती है कई बार, कई लोगों की गंदी आ गई होगी। तो ये रेगुलर कब होता, रेगुलर समझ आ रहा है कब होता, ये वाला रेगुलर है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, सभी इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अब इक्वी डिस्टेंस पे नहीं रह गए, ये वाले थोड़े पास आ गए हैं, ये वाले थोड़े दूर हो गए। ये तो तब है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस में गया, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक केस ऐसा है कि अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन dz स्क्वायर में चला जाता तो इसी में क्या हो जाता, इस बार कौन सी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, y वाली। y वाली। तो इसका नाम देखो दिया होगा, if the dz square orbital contain one more electron than this, then the ligand approach along z counterbalance repulsion will cause elongation of bond on z axis.
ये दोनों पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं कि इसकी लेंथ ज्यादा क्यों हो गई? आ गया सर। यस बस यही जॉन टेलर इफेक्ट है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन आपने फिलिंग करा और ये ऑक्टाहेड्रल बेचारा डिस्टर्ब हो गया तो समझ लो जॉन टेलर इफेक्ट शो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आती है तो फिर इसका मतलब वो नहीं शो करता। बस ये है। अब आई थिंक आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया लग गया होगा। पूरा नहीं समझना है क्योंकि ये एमएससी की चीज है बच्चों, गलती से आ गई थी और अब फ्यूचर में आएगी नहीं, इसीलिए उसको सिलेबस से मुझे लगता है हटा भी दिया गया इस सेशन में। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए रहने देते हैं। अब एक लेक्चर में और ये सारा खत्म हो जाएगा। अभी हमारा इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बचा क्या है? हमें पढ़ना है बच्चों कलर। अगला लेक्चर आते ही कलर हम स्टार्ट करेंगे और हमें पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और हमें पढ़ना है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और थोड़ा सा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो होपफुली ये अगली क्लास में चैप्टर हो जाएगा फिनिश और फिर हम पूछ करेंगे ऑर्गेनिक की तरफ। अच्छा, कलर वाले में डी ब्लॉक का पैकेज भी लेके बैठना क्योंकि कलर के सारे क्वेश्चन डी ब्लॉक में हम छोड़ के आए हैं। ओके सर, आप जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो 11th से करेंगे या डायरेक्ट 12th की? नहीं, नाम 12th का पड़ेगा, स्टार्ट +1 से होगा। हाँ वो तो सर क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में निकल गई थी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। आप टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कहा है ना ऑर्गेनिक आपको आने की। ये देखो कितने सारे भाग गए छोड़ के मैदान।